गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नेक्स्ट जो चैप्टर है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जब भी हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में तो कैसे करेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। वहीं जेनेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884 तक उन्होंने जेनेटिक्स में अपना बहुत सारा योगदान दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो शुरुआत कर रहे हैं अब हम हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स करैक्टर स्टेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि वो फीचर, वो करैक्टर, वो ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटरी यूनिट किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। जीन के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वहीं अगर हम बात करें वेरिएशन की, आप देखते हैं एक ही टाइप की स्पीसीज़ के अंदर आपको बहुत सारे फिनोटाइपिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। मतलब द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशंस आर कॉल्ड वेरिएशन। एक ही पॉपुलेशन, एक ही तरीके के सारे स्पीसीज़ हैं, जैसे होमोसेपियन है तो सभी एक जैसे तो नज़र नहीं आते हैं, सभी में कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को हम वेरिएशंस कह रहे हैं बच्चों। वेरिएशंस आर जनरेटेड ड्यू टू, वेरिएशन किसके द्वारा जनरेट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्या कारण है कि किसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस के आधार पर वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे, डीएनए के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस स्वाभाविक है आएंगे। क्रॉसिंग ओवर, जब हम टू डिफरेंट ब्रीड्स को क्रॉस कराएंगे तो भी वेरिएशंस सबसे ज़्यादा आते हैं। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जब जीन दोबारा से क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, बनते हैं, तब भी वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। और डी है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण या फिर किसी चीज़ के हम आदी हो जाते हैं उसके कारण क्या हो सकता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी बाकी गोनेड्स वाली सेल को छोड़ के बाकी जगह अगर मान लीजिए म्यूटेशन कॉज होता है तो सोमैटिक म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, और वहीं गोनेड्स में हो तो जेनाइटल म्यूटेशन के नाम से हम जानते हैं। नोट करने की बात यहाँ पर ये है बच्चों कि डब्ल्यू बैटसन, इन्होंने सबसे पहले जो जेनेटिक्स की जो टर्म है वो 1905 में दी थी। डब्ल्यू बैटसन जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दी थी सबसे पहली बार, और वो भी कब, 1905 में, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम जीनोटाइप की तरफ। जब भी हम बात कर रहे हैं तो जीनोटाइप आएगा, तो जीनोटाइप क्योंकि स्टडी करेंगे ना डिफरेंट टाइप के, अगर हम मान लीजिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय ये सारी जो छोटी छोटी जो टर्म्स है ये वहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। तो जीनोटाइप क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म जीनोम में जो सेट ऑफ जीन्स होते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को ही हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड टॉल प्लांट की अगर हम बात करें तो उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको शो करता है, डोमिनेंट को, और स्मॉल टी किसको शो करता है, रिसेसिव को। वहीं प्योर की अगर बात करें, प्योर ब्रीड जिसमें एक ही वैरायटी के क्या है जीनोम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको हम कैपिटल टी से क्या करेंगे, शो करेंगे। ये सेट आपको नज़र आ रहे हैं, 2 टी है ना, तो एक सेट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। प्योर ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी आप यहाँ पर लिखेंगे, ये रिसेसिव ट्रेट होता है बच्चों। फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेक द फिनोटाइप। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मान लीजिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके कैरेक्टर को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि इसका चेहरे की बनावट कैसी, इसके बालों का कलर कैसा है, इसकी हाइट छोटी है बड़ी है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिनोटाइप है। दैट इज़ कॉल्ड है फिनोटाइप। मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स मेक द फिनोटाइप। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हुआ चलूँ, हाइट ऑफ ए प्लांट, कलर ऑफ ए फ्लावर,
कलर एंड शेप ऑफ ए सीड, दीज आर कॉल्ड फिनोटाइप। वहीं अगर बच्चों हम बात करते हैं क्लोन्स की, क्लोन वर्ड तो आपने समझा, पता होगा आपको क्लोन्स के बारे में। तो क्लोन्स क्या होते हैं भी? वो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, उनके अंदर कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है, ना तो जीनोम के अंदर ना ही मॉर्फोलॉजिकली, मतलब स्ट्रक्चरली हम उसको डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? क्लोन कहलाते हैं। अब बारी आती है ट्रेट्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेट्स। ट्रेट्स की अगर बात करें तो वो करेक्टर्स, ट्रेट्स को हम करेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स में हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या हैं? करेक्टर्स दैट आर सीन इन एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टर हमें नज़र आते हैं उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं बताऊँ आपको, हाइट, फेशियल फीचर्स, बॉडी कलर, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स को 2 टाइप्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड में समझ जाओगे, इनहेरिटेंस। एक्वायर्ड का मतलब हमें प्राप्त कर रहे हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर दोज टाइप ऑफ ट्रेट्स विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मतलब ये वो ट्रेट्स हैं, वो करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होते हैं? ईजिली ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। और एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम देखें इनको, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल बताना पड़े तो हम क्या कहेंगे? बॉडी कलर, आई कलर, ये क्या है? सारे के सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? अगर हम कहें कि हम ये तो अचीव करते हैं, पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो एक्वायर्ड कहलाता है। मतलब दीज ट्रेट्स आर सिंपली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आर नॉट ट्रांसफर्ड टू जनरेशन। और ये वो ट्रेट हैं जो जनरेशन टू जनरेशन क्या नहीं होते हैं? ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इनको केवल क्या किया जाता है? पूरी लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि लंबे बाल, लंबे नाखून, नॉलेज, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चों? हम एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर अगर मान लीजिए जितनी नॉलेज आप में है उतनी ही जब बच्चा पैदा होगा तो उसको भी उतनी नॉलेज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर अपना काम किया था, वो भी डिस्कस करेंगे क्या क्या काम किया था। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि उन्होंने किसके ऊपर काम किया। भाई ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 to 84 इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था प्लांट ब्रीडिंग के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब पौधों की नई नई वैरायटी प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे अपने। तो इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बहुत सारे नियम दिए, नियम बनाए इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बनाया एक नियम बनाया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसमें डोमिनेंट करेक्टर से वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, प्योर ब्रीड कैसे अलग की जाती है वो इन्होंने अपने नियम बनाए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होगा उसी तरीके का वेरिएशन आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बताई थी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पाइसम सैटिवम। इन्होंने इसी को ही क्यों चूज़ किया? इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसका एक तो लाइफ स्पैन क्या है? बहुत छोटा होता है, कम होता है। टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड कितना है? बहुत कम है। दूसरा, आसानी से करेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि जितने भी जो करेक्टर्स हैं उनको आसानी से हम क्रॉस भी करा सकते हैं। तो इसलिए मेंडल ने क्या किया कि पाइसम सैटिवम को ही चुना। और साथ में आपको ये भी बता दूं, उन्होंने 8 साल के लंबे अंतराल में स्टडी करके ये नियम बनाए हैं। तो ही कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 8 years फॉर मेकिंग ए एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली। अब बात करते हैं मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेजेस। मेंडल ने परफॉर्म करता था एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसके 3 स्टेजेस थी। सबसे पहली स्टेज थी प्योर ब्रीड की सिलेक्शन करना, फिर उनके बीच में सेल पॉलिनेशन कराना, और फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन कराना। ये मेन उनका मोटिव था। पहले क्या करना? सिलेक्शन करना प्योर ब्रीड की, और जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स ऑब्टेनिंग। कब? F1 जनरेशन के अंदर क्या करता था वो? प्योर सिलेक्शन करता था।
फिर उनके बीच में सेल पॉलिनेशन करा देता था F1 प्लांट्स में, ताकि हमें सब्सिक्वेंट जनरेशन क्या हो सके, प्राप्त हो सके। फिर क्या करता था, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के तहत वहाँ से हाइब्रिड प्लांट क्या करता था, वो प्रोड्यूस कराता था। तो ये इसके मेन फीचर्स थे इसके एक्सपेरिमेंट के, जो मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बताऊँगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट उन्होंने लिया, तो उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स देखे, जो उन्होंने अपनी पी प्लांट की स्टडी करने के दौरान यूज किया था। मतलब मेंडल ने जब पी प्लांट की स्टडी की थी तो उसमें से 7 पेयर्स क्या किए थे उन्होंने, करैक्टर्स यहाँ से बताए थे, 7 वेरिएशंस यहाँ पर उन्होंने शो की थी। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, करैक्टर, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डोमिनेंट क्या होता है बच्चों, जो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव क्या होता है, जो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये तभी एक्सप्रेस करेंगे जब इनके दोनों जीन क्या होंगे, दोनों मतलब सेट ऑफ जीन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। स्मॉल टी से लिखा जाता है, रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो 7 करैक्टर कौन कौन से थे जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर देखे थे। तो सबसे पहला सीड शेप देखा उन्होंने राउंड शेप ज़्यादा देखे तो उसको डोमिनेंट नाम दिया, रिंकल्ड देखा तो उसको रिसेसिव कहा। सीड कलर, येलो कलर को डोमिनेंट और ग्रीन कलर को रिसेसिव। फ्लावर का जो कलर है वायलेट कलर है तो डोमिनेंट और वाइट कलर है तो रिसेसिव। पोड पोड का मतलब क्या होता है, फली। मटर की जो फली है अगर मान लीजिए वो फूली हुई है अच्छे तरीके से तो उसको कहा उसने डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड पिचकी हुई है तो उसको रिसेसिव ट्रेट के नाम से नाम दिया, कि रिसेसिव ट्रेट बताया उसको। फिर यहाँ पे फली का जो कलर है ग्रीन कलर है तो डोमिनेंट है, येलो कलर है तो रिसेसिव। फ्लावर की जो पोजीशन है अगर एक्सियल पर है, एक्सियल पोजीशन है तो है डोमिनेंट। टर्मिनल मतलब बिल्कुल लास्ट में है तो उसने नाम दिया क्या, उसको रिसेसिव। स्टेम की हाइट अगर टॉल है तो डोमिनेंट है, ड्वार्फ है तो रिसेसिव। तो ये मेजर जो इंट्रोडक्शंस था आज मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में दिया है। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नॉलेज प्राप्त कर सकें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के तहत। और दूसरी बात ये है कि ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे KVS हो, NVS हो, एस्टेट हो, HSSC हो, CBSE बोर्ड का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को भी अच्छे से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रेगुलर जो अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।